Hello students, welcome to the class. Here the lecture number 4, the name of the lesson the time of the discovery. And the lecture will be on question and answer. It means we will solve the questions and answers, okay? Through the paragraphs. तो ये आपकी हेल्प भी करेगा वैसे जैसा कि आपको पता है इन पे और एग्जामिनेशन पेपर आपके दो तो सीन पैसेज होंगे और दो ही अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है? तो ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जैसे पैसेज दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन से फिर फाइंड आउट करना आंसर हो, ठीक है? तो ये जो हैबिट है, वैसे पीडीएफ में आपको सारे रिटन क्वेश्चन मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चन यदि है तो वो मैं आपको लिखकर भी समझाऊंगा, ठीक है? लेकिन अब जो क्वेश्चंस हैं वो इन पैराग्राफ्स से हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? ये अपने ग्लोसरी वर्ड्स हैं, ग्लोसरी वर्ड्स को जरूर पढ़ते रहे। देखो एक ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है कि हमें कितना लेसन समझ में आया, ठीक है? तो जैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करना, जैसे ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल अपने लिए है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द मदर ऑफ जम्भाजी? हंसा देवी। द राइट आंसर हंसा देवी। सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ जम्भाजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द मारवाड़? तो क्वेश्चन का मतलब यह है जम्भाजी की उस समय एज कितनी थी जब मारवाड़ में डिजास्टर यानी बहुत बड़ी विपदा आ गई थी? उस समय उनकी एज थी 25 और 25 है सी कॉलम में, ठीक है? इसका मतलब सी कॉलम आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ मेनी विष्णुइज सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज? तो अपनी पवित्र विरासत को बचाने के लिए कितने विष्णुइज ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया? वो थे 363 विष्णुइज who sacrificed their lives to guard the things. अब देखो ये भी एक अच्छा पैटर्न है ये समझने का कि हमें लेसन कितना समझ में आया। देखो से whether the following statements are true or false, write T for true and F for false. तो यहाँ पे ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको T लिखना है अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो, और F लिखना है यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो। अब देखो जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, द व्हील्स रेसिस्टेड का मतलब प्रोटेस्टेड, विरोध किया। द व्हील्स रेसिस्टेड द एंक्राउचमेंट अतिक्रमण का मेड बाय होल्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो ये जो कैटल कीपर्स आए थे वेस्ट और सेंट्रल एशिया से, तो क्या उनका वीरों ने उस अतिक्रमण का विरोध किया था? बिल्कुल किया था। द स्टेटमेंट इज ट्रू मींस आप लिखेंगे टी। द सेकंड स्टेटमेंट है, द राठौर ऑफ कन्नौज फाइनली कॉन्क्वेस्टेड द व्हील्स इन 1451। नहीं, ये 1451 नहीं था, ये था 13th सेंचुरी। राठौर और कन्नौज ने फाइनली व्हील्स पर अधिकार तो किया था, विजय तो प्राप्त की थी, लेकिन वो 13th सेंचुरी में थी, ठीक है? इसलिए ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। यू विल राइट हियर एफ। थर्ड है, ठाकुर लोहार वाज द फादर ऑफ जम्भाजी। बिल्कुल सही है, जम्भाजी के फादर का नाम ठाकुर लोहार ही था। द स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। द लैंड वाज नॉट कवर्ड बाय खेजरी ट्री। ये वो कह रहा है कि ये जो जमीन है वो खेजरी के पेड़ों से ढकी हुई नहीं थी, ढकी थी। स्टेटमेंट इज फॉल्स। A copper plate was presented to the Visnoid by Diwan. नहीं, महाराजा अभय सिंह। कॉपर प्लेट जो विष्णुइज को प्रेजेंट की गई थी, उपहार में दी गई थी, वो दीवान के द्वारा नहीं, वो महाराजा अभय सिंह के द्वारा दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। राव जोधाजी वाज द रूलर ऑफ मारवाड़ इन 1451। बिल्कुल सही है, और इसी दौरान जम्भाजी का जन्म भी हुआ था। तो द स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू। यू विल राइट हियर टी फॉर द ट्रू ऑप्शन। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है ये जानने का कि लेसन आपको कितना समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन है देखो,
The first question is, what kind of trees and animals were found in the desert of Marwar? In the first or second number paragraph, we read about the trees and animals जो मारवाड़ में थे। तो उस समय जो पेड़ थे मारवाड़ में वो थे सांगरी, केर, बेर और खेजड़ी के पेड़ थे, ठीक है। और एनिमल्स कौन कौन से थे? चिंकारा, नीलगाय, ब्लैक बग्स और एंटेलोप, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ जैसे टेलीग्राफ में जाकर, अब आपको लिखना कैसे है, ये ट्रीज और एनिमल्स दोनों अलग-अलग पूछ रहा है ना कि कितने तो ट्रीज थे कितने एनिमल्स थे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रीज की भी लिखते हैं हम। तो पहले अगर ट्रीज का नाम लिख दें, नाम लिखकर हम लिख देंगे आगे वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, समझ रहे हो ना। जैसे पेड़ों के नाम मुझे तो याद है, जैसे वो खेजड़ी, केर, बेर, सांगरी, खेजड़ी, केर, बेर, सांगरी। द ट्रीज में रहेगा द ट्रीज, खेजड़ी, बेर, केर, सांगरी वर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, ठीक है। अब एनिमल्स को लिखेंगे, अब लिखेंगे सिमिलरली, मतलब बिल्कुल इसी के समान, सिमिलरली एंटेलोप, ब्लैक बक, नीलगाय और जो भी रह गया उस पैराग्राफ में दिया हुआ है वर फाउंड देयर, क्योंकि मारवाड़ हमने पहले लिख दिया डेजर्ट ऑफ मारवाड़, तो इसकी जगह हम लिख देंगे देयर। तो समझ में आएगा कौन सा तरीका तरीका। क्वेश्चन में ये ट्रीज और एनिमल्स पूछ रहा है, तो ट्रीज भी लिखने हैं, एनिमल्स भी लिखने हैं। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ मारवाड़। यहां अगर कोई भी क्वेश्चन हु से स्टार्ट है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हु की जगह आप तो मेन सब्जेक्ट लिखें, मेन सब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि मारवाड़ के ओरिजिनल रेजिडेंट कौन थे, मतलब मूल निवासी कौन थे, ट्राइबल भील्स कौन थे। हु की जगह मैंने लिखा ट्राइबल भील्स। तो ये पहला सेंटेंस तो अपना ही हो गया, ट्राइबल भील्स वर द ओरिजिनल रेजिडेंट ऑफ मारवाड़। लेकिन इसके बाद में जो कैटल कीपर्स हैं, वो कैटल कीपर्स भी आए थे। कहां से आए थे? वेस्ट और ईस्ट वो एशिया से आए थे, जिन्होंने मारवाड़ में एंटर किया था। तो वो लाइन भी इसके जस्ट बाद में लिखनी है, तो वो लाइन हम लिखेंगे पैसेज से जाकर, क्योंकि हमें वो कंप्लीटली याद नहीं है। देखो ये टेलीग्राफ है, ये तो वो जगह है वेस्ट और सेंट्रल एशिया। अब इस लाइन को पहले जैसे करेंगे, यहां से लिखना सेकंड सेंटेंस अबाउट 3000 इयर्स एगो, ये हो गया 3000 वर्ष पहले। हॉर्स ऑफ कैटल कीपर्स, हॉर्स ऑफ कैटल कीपर्स या हॉर्स अगर नहीं लिखना चाहे तो ए लार्ज नंबर ऑफ लिख दे, ए लार्ज जो इसका सिमिलर वर्ड है, a large number of, ठीक है, of Belgian cattle keepers began to move into India। ऐसा नहीं लिखे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं entered मारवाड़, entered मारवाड़ from west and central Asia। समझ में आ गई कोई लाइन? About 3000 years ago a large number of cattle keepers, यानी बड़ी संख्या में जो जानवरों को पालने वाले थे, उनको रखने वाले थे, उन्होंने मारवाड़ में एंटर किया। एंटर्ड ये वर्ब है, एंटर्ड मारवाड़ कहां से? फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से। समझ में आ गया है? अब वो क्या हो गया, यहाँ पे सेटल हो गए, ठीक है। तो इतना बड़ा तो लिखने की जरूरत नहीं है, इजी वे में लिख देते हैं सेटल्ड हियर, वो यहाँ पर सेट हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो व्हील्स है ना, उन व्हील्स को थोड़ा पीछे यानी अरावली की तरफ पीछे कर दिया। तो इसके लिए पीछे कर दिया कि होगा, दे पुश्ड, धकेल दिया, दे पुश्ड द व्हील्स, दे पुश्ड द व्हील्स ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज, मतलब व्हीलों को अरावली की तरफ थोड़ा पीछे यानी थोड़ा पीछे पुश कर दिया, धकेल दिया, ठीक है। तो ये सेंटेंस हम लिखेंगे इन द एट द आंसर ऑफ सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो समझ में आ गया वो आंसर, जो मूल निवासी थे वो तो व्हील्स ही थे, लेकिन व्हीलों के साथ में ये भी इनके मूल निवासी ही बन गए थे। जो कैटल कीपर्स हैं ये भी कंटिन्यूअस ही रहते थे और अभी ही रहते हैं, ठीक है।
Yes. Third number question. How was the vegetation of Marwar affected? तो हमने इसी जस्ट आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ा था। क्वेश्चन तो ये है कि मारवाड़ की जो वेजिटेशन है, मारवाड़ की वेजिटेशन को मारवाड़ वो कैसे अफेक्ट हुई, यानी कैसे प्रभावित हुई। ठीक है, तो हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि धीरे-धीरे केटल द हॉर्स ऑफ केटल, यानी ये जो जानवरों का जो ये समूह है, इसने धीरे-धीरे सारी वेजिटेशन को खत्म कर दिया। ठीक है, वहां जो सीडलिंग्स था, जो सेटलिंग्स था, वो उन सबको खा गए। ठीक, और फिर उनके जो बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम थे। अब इसको लिखेंगे कैसे आप? ये तो आप पैराग्राफ में जाकर ही लिखेंगे। ये देखो, ये पैराग्राफ है और आंसर हुआ इसका इस तरह से। The large herds of cattle began to affect the vegetation. वेजिटेशन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। ये है as centuries। तो for the centuries करते हैं, for the centuries जो टाइम तो यहाँ देना पड़ेगा ना। तो ये पहला सेंटेंस आपका सेंटेंस तरह से हुआ, the large herds of cattle began to affect the vegetation for the centuries। ठीक है, और यहाँ पर अगर और भी वर्ड इसको इफेक्टिव बनाना चाहे तो ऐसा जोड़ दें, the large herds of cattle began to affect the vegetation adversely। adversely का मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से, severely। ठीक है, for centuries। फिर ये नेक्स्ट सेंटेंस में कंटीन्यूअस आ जाएगा, the seedlings and saplings were grazed down, मतलब जो बीज थे, जो छोटे पौधे थे, उनको चल लिया गया, and had little chance to grow, और उनके बढ़ने के चांस बहुत ही कम थे। ठीक है, तो ये परफेक्ट आंसर होगा और वो भी पैराग्राफ से। चलो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। The fourth question, who conquered the Greeks finally and became the ruler of the whole Marwar? क्वेश्चन का मतलब है कि भीलों पर फाइनली किसने अधिकार किया, मतलब विजय प्राप्त की, और कौन है जो पूरे मारवाड़ का शासक बना, became the ruler शासक बना। अब आपको पता है राठौड़ और कन्नौज। ठीक है, राठौड़ और कन्नौज ने फाइनली भीलों को कैप्चर किया था, अधिकार में लिया था, और उसके बाद में जो राजपूत है वो पूरे मारवाड़ के शासक बन गए। तो यही 3-4 वर्ड हमें लिखने हैं, और वो भी लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, आप हु की जगह लिखेंगे द राठौड़ ऑफ कन्नौज। ठीक है, अपने पैराग्राफ से देखकर, द राठौड़ ऑफ कन्नौज कॉन्क्वेयर्ड द गिल्स फाइनली। ठीक, एंड यहां पर लिखेंगे नाउ द राजपूत्स became the ruler of the whole मारवाड़, और ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जितना पूछा है उसका जवाब हमने सफिशिएंट यहां दिया है। The next question, question number 5, what were the names of the parents of Jambaji? जम्बाजी के माता पिता के नाम क्या थे? Jambaji father's name was Thakur Lohar, who was the headman, और जम्बाजी मदर्स नेम was हंसा देवी। ठीक है, इसको यदि पैराग्राफ से हम लें, ये देखो ये सेम पैराग्राफ है। जम्बाजी फादर्स नेम was Thakur Lohar, who was the headman। ठीक है, his mother's name ऐसे लिखना पड़ेगा, his mother's name was हंसा देवी, और ये लाइन में लिखना, he was an extraordinary child, was born in the village of Pipasa। ये लाइन भी हमें लिखना है, he was means Jambaji was an extraordinary child, एक असाधारण बच्चा था, और एक्सीलेंट चाइल्ड, और जो पीपासा गांव में जन्म हुआ था। ठीक है,
हमें शायद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी यही आना होगा। The next question number 5, sorry, question number 6. What was the most fascinating and intriguing thing for Jambhaji? यहाँ ये समझना, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, ये है the most fascinating और most intriguing thing जम्भाजी के लिए। तो हमने आगे ये पढ़ा था, जो डिस्क्रिप्शन उनके माता पिता के बारे में हमने पढ़ा, उसके जस्ट बाद में हमने पढ़ा कि जब एज ए बॉय उनको जो वर्क दिया गया था, मतलब जब जम्भाजी लड़के थे तो उनको वर्क दिया गया था जो ठाकुर लोहार के पास जो भी केटल्स थे उनकी लुकिंग आफ्टर का, उनकी देखभाल का। तो वहाँ सबसे फैसिनेटिंग थिंग क्या थी उनके लिए? तो सबसे फैसिनेटिंग थिंग तो ये थी जम्भाजी के लिए, जो मतलब लीड ऑफ द ब्यूटीफुल हैंडसम एंटेलोप है या ब्लैक बक है, वो तो मेरे ग्राफ में जाके देख लेंगे। तो जो एंटेलोप है, एंटेलोप की सुंदर चाल को देखना, ये तो ना उनके लिए सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग। और इंथ्रेलिंग थिंग क्या थी? इंथ्रेलिंग थी दो नर हिरण की फाइट को देखना। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग डिस्क्रिप्शन देना, ये ध्यान रखना। तो हम ये लिखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट रखना होगा फोर जम्भाजी, जिसमें है कैपिटल होगा फोर जम्भाजी द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग। आंसर हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, और यदि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखना सीख लेते हैं तो इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर यू। ये देखो, ये सेम पैराग्राफ है, ये है फैसिनेटिंग। ठीक है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वाज द लीड ग्रेस। लीड का मतलब है बहुत ही शान से चलना। द लीड ग्रेस ब्यूटीफुल हैंडसम एंटेलोप ऑफ द हैंडसम एंटेलोप, तो सुंदर एंटेलोप की सुंदर चाल। और फिर नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे द मोस्ट इंथ्रिलिंग थिंग। इंथ्रिलिंग का मतलब है रोमांचित कर देने वाला, वेरी ब्यूटीफुल। तो मोस्ट इंथ्रिलिंग थिंग वाज टू सी द फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेक्स। यहां पर आप लिखेंगे टू सी द फाइट। ठीक है, टू सी द फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेक्स। तो इंथ्रिलिंग अलग है और फैसिनेटिंग अलग है। तो समझ में आ गया होगा आंसर। फैसिनेटिंग तो है एंटेलोप की सुंदर चाल देखना, और इंथ्रिलिंग है ये जो वेल ग्रोन स्टेक्स है उनकी फाइट को देखना। सेवन नंबर क्वेश्चन, व्हाट वर द टू मेजर कमांडमेंट्स ऑफ जम्भाजी's मैसेज? जम्भाजी के मैसेज के दो बड़े आदेश क्या थे? कमांडमेंट्स मींस आदेश, ऑर्डर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना, आपको ये भी पता होगा दो बड़े कमांडमेंट्स क्या थे। एक पहला कमांडमेंट तो था हरे पेड़ को नहीं काटना, और दूसरा था किसी जानवर का शिकार नहीं करना या उसको नहीं मारना। तो ये जम्भाजी के जो मैसेज है उसमें 29 प्रीसेप्ट्स थे या टेनेट्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन आपको ये देती है कि 29 टेनेट्स वर इंक्लूडेड इन जम्भाजी's मैसेज। ठीक है, मतलब 29 सिद्धांत वो जम्भाजी के मैसेज में शामिल थे। वर इंक्लूडेड मींस शामिल थे। ठीक है, और फिर हमें जो दोनों कमांडमेंट्स हैं उन दोनों कमांडमेंट्स को जो कि मैसेज में दिए हुए हैं एज इट इज लिखना है। ये देखो, its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree, the killing of any animal। ये उनके बड़े आदेश। किसी भी हरे पेड़ को काटने के अगेंस्ट प्रोहिबिशन, मतलब टोटली बैन, और दूसरा है किसी जानवर को मारने के लिए टोटली बैन। ये दो बड़े कमांडमेंट्स। और फर्स्ट लाइन आपकी होगी 29, ये है 29 बेसिक टेनेंट्स। 29 बेसिक टेनेंट्स वर इंक्लूडेड इन जम्भाजी's मैसेज। जम्भाजी के मैसेज में 29 बेसिक टेनेंट्स थे, मतलब प्रिंसिपल्स थे या बिलीफ्स थे।
चलो ये क्वेश्चन भी अपना सॉर्ट आउट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वर बिश्नोई कॉल्ड बाय दिस नेम? बिश्नोई को इस नाम से क्यों बुलाया गया, मतलब बिश्नोई क्यों बुलाया गया? तो हमने देखा जो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ था कि बिश्नोई के जो फॉलोअर्स हैं, जम्बाजी के जो फॉलोअर्स हैं, वो बिश्नोई के नाम से जाने गए, जिसमें 20 और नोइज का मतलब है 9, तो 20 और 9 कितने हो गए 29, तो 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले थे, ठीक है। तो इसलिए ये बिश्नोई के नाम से फेमस हुए। तो ये एडिटिव दिया हुआ है वैसे पैराग्राफ में, और एडिटिव ही हमें यहाँ पैराग्राफ से लिखना है। ये देखो लाइन, जब्बाजी followers were called Bishnoi. Bishnoi means 29ers. Bish means 20, Noi means 9. Because they adhered means followed. Because they followed to Jabbaji's 29 precepts. Precepts means principles, tenets. ठीक है, तो इसलिए इनका नाम हुआ बिश्नोई। तो ये 20 और 9 यानी 29 प्रीसेप्ट्स को फॉलो करने वाले थे, इसलिए इनका नाम बिश्नोई हुआ। पहचान हुई, पहचान। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर है। यस, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइम किल्स? ये लाइम किल्स का मतलब है, किल्स का मतलब है फर्नेस। तो चूल्हे की जो भट्टियां है उनका यूज क्या है? जो लाइम स्टोन है उसको पकाना, ठीक है। तो अगर मैं इसको अगर एक लाइन में हम लिखना चाहें तो आंसर ये होगा, विद द हेल्प ऑफ with the help of few या a lot of few, with the help of a lot of few lime kilns are used to cure limestone। अब समझ में आ गया होगा इसका मतलब? जैसे लाइम कील का मतलब है भट्टी, ठीक है। तो इस भट्टी का क्या यूज है? तो भट्टी का एक्चुअली अगर आप परफेक्टली समझना चाहें तो लाइम स्टोन को पकाना इसका यूज है। और इस तरह से हम लिखें तो ये परफेक्टली वर्ड्स होंगे वैसे, विद द हेल्प ऑफ ए लॉट ऑफ फ्यूल, मतलब इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा फ्यूल की हेल्प से जो लाइम स्टोन है, ये लाइम LIME जो लाइम कील्स है, ठीक है, उनका यूज किया जाता है टू क्योर लाइमस्टोन एंड लाइमस्टोन को पकाने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड दीवान सेंड हिज मैन टू खेजरली? ये जो दीवान है इसने अपने आदमी को खेजरली क्यों भेजा? यहीं से इसी पैराग्राफ से हमने पढ़ना भी स्टार्ट किया था, इससे पीछे वाला लेक्चर। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि दीवान ने खेजरली गांव ही क्यों भेजा, खेजरली गांव ही क्यों भेजा। एक तो खेजरली में सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ हैं वो नर्स किया गया था जनरेशन से, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ खेजरली गांव में एक्सीलेंट क्वालिटी का लाइमस्टोन भी था। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से दीवान ने खेजरली में ही लाइमस्टोन को सेटअप करने का डिसाइड किया था, ठीक है। वो था कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस। तो ये चीज अगर आप पैराग्राफ में देखना चाहें, ये तो भी 100 लेटर लिख लेंगे हम, पहले जैसे आंसर लिखे थे, जैसे क्वेश्चन वाई से पूछा है तो लास्ट में लिखेंगे 100 दीवान सेंट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेंट, 100 दीवान सेंट हिज मैन टू खेजरली। तो पैराग्राफ में समझा देता हूं ये चीज आपको।
ये देखो, एक तो ये है नर्स द हंड्रेड्स ऑफ हेथरीटी नियर देयर विलेज, और दूसरा है वाज एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ द देयर विलेज खेजड़ी। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन किया था मैंने इस लाइन को, और अच्छे से देख लो। हैड नर्स हंड्रेड्स ऑफ हेथरीटी, तो इसका मतलब है कि देयर वर नर्स hundreds of khejri trees in Khejri village, ठीक है, and there was excellent limestone, तो ये दो रीजन हो गए। तो फर्स्ट लाइन अगेन रिपीट, there were nursed hundreds of khejri trees in the village Khejri, and there was also एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू, वहां पर एक्सीलेंट लाइमस्टोन भी था। और उसके बाद भी किसी की लाइन रिपीट हो जाएगी, सो डिमांड सेंट हिज वर्कर्स टू खेजड़ी। तो ये दो रीजन थे खेजड़ी भेजने के। Yes, question number 11. What promise did Abessing make to Bisnoids? मतलब कौन सा वादा किया था Abessing ने Bisnoids के साथ? और ये क्वेश्चन पे देखो, what was written on the inscription presented to Bisnoids? Bisnoids को जो inscription दिया था कॉपर प्लेट पर लिखकर जो वर्ड्स दिए थे, तो उनमें क्या लिखा गया था? तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। What promise did Abessing make to Bisnoids? तो यहाँ तो सीधा हो जाएगा कि Abessing promised, ठीक है, और ये लाइन आ जाएगी Abessing promise ये सेम पैराग्राफ है। Abessing promised the weeping, agonized mass of thousands of Bisnoids that from now किधर बदलेगा then, from then on he would fully respect their religious principles। तो ये प्रॉमिस किया था Abessing ने। तो Abessing ने रोते हुए और पीड़ित जो हजारों की संख्या में बिश्नोई से उनसे प्रॉमिस किया था कि from then on का मतलब तब से वह पूरी तरह से रिलीजियस प्रिंसिपल, उनके जो धार्मिक सिद्धांत है उनका वो रेस्पेक्ट करेगा। और आफ्टर दैट he also promised not to cut any green tree and not to kill any animal। ठीक है, he also promised not to cut any green tree and nor kill any animal। तो ये भी उसने प्रॉमिस किया था, न तो किसी हरे पेड़ को काटने का और न किसी जानवर को मारने का। अब जो लास्ट क्वेश्चन था हमने जो रीड किया था कि इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा था, तो ये आएगा अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे इट वाज रिटन और क्वेश्चन की लाइन पूरी रिपीट होगी। ठीक है, इट वाज रिटन जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन, तो दैट लगा के henceforth no green tree would ever be cut near Bishnoi village, nor would any animals be hunted in their vicinity। The meaning of vicinity nearness मतलब आसपास का इलाका। तो आसपास के इलाके में किसी जानवर का शिकार नहीं किया जाएगा और किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा गया था। ये उस इंस्क्रिप्शन पर लिखा, ये की इंस्क्रिप्शन था, मतलब जो लिखे हुए वर्ड्स थे ऑन द कॉपर प्लेट। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो सोल्ड पार्ट है ये कंप्लीट होता है फॉर द क्वेश्चन आंसर। आपके 12 क्वेश्चन हो गए, लेकिन मैंने ये कहा इट वाज रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड टू बिश्नोइज दैट henceforth, और उसके बाद में जो अंडरलाइन हमने सेंटेंस किया था वो कंप्लीटली लिखा जाएगा। तो विद द वे टू राइट द आंसर, तो यहां तक अपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है
we will solve in the next lecture. Okay students, आप लेसन को पढ़ें और इन क्वेश्चंस को अपनी तरफ से फाइंड आउट करने की ट्राई करें, कोशिश